स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको इस चैनल पर कंपटीशन के वनडे एग्ज़ाम और आपका क्लास 9th क्लास 6 से आपका क्लास 12 तक आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। और आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्पेशली आपका मैथ और साइंस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। आपके बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, वो कोई भी बोर्ड हो, तो यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी क्योंकि सभी का पैटर्न आपका एनसीईआरटी होता है। लेकिन यहाँ पर भाषा का थोड़ा मैटर कर जाता है, लेकिन भाषा से आप घबराइएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर भाषा आपका महत्वपूर्ण नहीं होता है। होता तो है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये यहाँ पर हम आपके लिए नोट लिख कर के भी आए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट चाहिए तो आपको लिंक के इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक रहेगा, आप वेबसाइट पर हमारे साइट पर जा कर के वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर नोट की भांति सभी को समझाया भी जाएगा जो हमने यहाँ पर बताया है। तो देखिए, आज आपका क्लास 9th का यहाँ पर हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लास 9th के बारे में। 9th का जो आपका पहला चैप्टर है, आपका पहला ये आपका आता है खंड, आपका देखे होंगे खंड क। खंड क की अगर बात करें तो यहाँ पर खंड क और 3 भागों में विज्ञान को बांटा गया है। विज्ञान अगर हम बात करें तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका रसायन विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान, तीसरा होता है भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर सिलेबस आपका है कि पहले हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर अब चलते हैं अपने यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका इकाई 1 है। इकाई 1 में आप क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव्य एवं व्यवहार। द्रव्य और व्यवहार में आपका पहला जो इकाई है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर ऑफ इन आवर सराउंडिंग। अब देखिए, इसकी इंग्लिश होती है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव्य या पदार्थ। दूसरा है आपका पदार्थ की अवस्था। क्या है? पदार्थ की अवस्था, अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जो होता है, यह आपका किस कारण से होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं, तो यहाँ पर इस संसार में आपको पता ही है कि असंख्य वस्तुएं हैं जिनका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। आदिकाल से अगर हम बात करें तो यह अवधारणा रही है कि आपका ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं क्या है? द्रव्य है। इनमें से कुछ को हम देख सकते हैं जबकि कुछ का केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे हो गए, धातु हो गए, जल हो गए, आदि हो गए, ये सब आपका क्या है? इसको हम देख सकते हैं। इसे जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वायु की, ठीक है, तो यह आपको केवल अनुभूति होता है, इसको देख नहीं सकते। लेकिन यह द्रव्य है, यह पदार्थ भी है। अगर हम पदार्थ और द्रव्य की बारे में बात करें तो आपका अब देखिए, पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम पदार्थ के बारे में बात करें तो ये द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव होता है जिसमें द्रव्यमान या वह आयतन है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं। और उदाहरण की अगर हम बात करें, जल, वायु, लकड़ी, हीरा,
इस प्रकार से आपके जो भी जिसमें आपका द्रव्यमान होता है, ये सभी स्थान घेरते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। जिसमें भार होता है और आपका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाते हैं। प्राचीन काल में अगर हम बात करें, द्रव्य को मूलभूत से आपका 5 भागों में बाँटा गया था, जिसे पंचतत्व कहा गया था। ये पंचतत्व आपको पता ही होगा कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश। आधुनिक वैज्ञानिकों ने द्रव्य को भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ठोस, द्रव, गैस। अब हम चलते हैं अपने नोट की तरफ। देखिए, पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं आपको यहाँ पर। क्या है आपका? पदार्थ से संबंधित आपका महत्वपूर्ण पद निम्नलिखित है। यहाँ पर अगर हम बात करें द्रव्यमान का, द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में क्या होता है कि किसी वस्तु में, यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं, आपका पेन से समझाते हुए चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका होता है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान देखिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं मास। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? उसका द्रव्यमान कहते हैं। अगर हम बात करें, क्या बात करें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसके मान में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। अगर द्रव्यमान को प्रदर्शित किससे करते हैं? द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि इसको कैपिटल यम से दिखाते हैं। तो द्रव्यमान हमेशा किससे दिखाया जाता है? आपका स्मॉल यम से दिखाया जाता है। अब हम अगला है पढ़ते हैं। अगला है आपका भार, जिसको हम वेट कहते हैं। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसे आप स्मॉल डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर सही कर लीजिएगा अगर आप इसको नोट बना रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ, जहाँ पर आपको हम पीडीएफ अपलोड करेंगे, वहाँ पर आपको इसको करेक्शन करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें क्या है आपका? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे हम चलाने में थोड़ा अभी काफ़ी समय बाद यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिएगा। जैसे ही इस पे आप हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको समझाने में भी में अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, इसमें आपका देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं हमने क्या बनाया है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान तथा भार में क्या है? अंतर। क्या है आपका? द्रव्यमान तथा भार में अंतर। और देखिए, द्रव्यमान और भार में संबंध या कहे जाए, हाँ यहाँ पे संबंध, अंतर तो दूसरा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर यदि द्रव्यमान का भार कितना है? यम है, और भार आपका कितना हो? डब्लू हो, तो 100 एम जी, जहाँ आपका जी क्या है? गुरुत्व जनित त्वरण है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपका जो जी होता है, यानी गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण और डब्लू जो है, भार का मान क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका यहाँ पे स्लाइड नहीं चेंज हो पा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको, यहाँ से हम अपने पॉइंटर को हटा लेते हैं। अब यहाँ पर हम चेंज इसको करते हैं। अब देखिए, अगर उदाहरण की बात करें, यहाँ पर आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है आपका कि अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होने के कारण वस्तु का भार क्या होता है? शून्य प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। अतः यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार जो है 600 किलोग्राम पाया गया है, तो चंद्रमा पर यह जो वजन पाया जाएगा किसी व्यक्ति का या वस्तु का, वह कितना पाया जाएगा? 100 किलोग्राम प्रतीत होगा। यद्यपि दोनों स्थानों पर द्रव्यमान क्या होंगे? समान होगा। नोट क्या है यहाँ पर आपका? रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भार एवं द्रव्यमान जो होते हैं, वो क्या होते हैं? समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह आपका हो गया। ठीक। अगर यहाँ से अगर हम बात करें, तो आपका अगर चंद्रमा पे आपका भार कितना है? अगर आपका चंद्रमा पे भार 100 है, तो यहाँ पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। या हम बात करें कि अगर आपका पृथ्वी पर 600 है या 100 है, तो आपका 1/6 भाग हो जाएगा कितना? चंद्रमा पर। तो इस प्रकार से भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब देखिए, आपका अगला क्या है? अगला है आपका आयतन।
आयतन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आयतन के बारे में बताया गया है, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया यानी ऑक्युपाइड किया गया आपका स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल वी से। देखिए आयतन आपका होता है वॉल्यूम, और यहाँ से आपका जो वॉल्यूम होगा इसको हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल वी से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल वी से हम आप दिखाते हैं वेग को। किसको दिखाते हैं? स्मॉल वी से आपको दिखाते हैं वेग को। किससे? वेग। ये आपका स्मॉल वी हो गया। और आयतन की बात करेंगे तो आयतन आपका जो हो जाता है वो आयतन आपका हो जाएगा कैपिटल वी। ये हो जाता है आयतन का। यह आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका इसको गलत कर देते हैं और यहाँ पर अपना नंबर खो बैठते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो अब इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, अब चलते हैं अपनी अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर यह आपका चेंज नहीं हो पा रहा, चलिए चलते हैं। यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए ऊर्जा। ऊर्जा आपका क्या होता है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक जो द्रव्य है वो ऊर्जा की क्या है? एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा आदि में से किसी भी रूप में उपस्थित हो सकता है। ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। अगर ऊर्जा को जो आपका एनर्जी होता है इसको प्रकट करने की बात करें कि किससे प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्या है? पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? अब पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण आपके निम्नवत हैं। पहला देखिए क्या है? पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या है आपका? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तथा तापमान बढ़ने से क्या होता है? कणों की गति क्या हो जाती है? तेजी हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ताप वृद्धि होने के पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? भी बढ़ जाती है। और देखिए तीसरा क्या है आपका? पदार्थ के कणों के मध्य आपका आकर्षण जो बल होता है वो आकर्षण बल उपस्थित होते हैं जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। चौथा देखिए क्या है? द्रव्य के जो कणों के मध्य की दूरी जो होती है वो घटने के साथ साथ क्या होती है? कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अंतरा आणविक बल आकर्षण बल बढ़ जाता है। अब देखिए क्या है? अगला देखिए क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला तो आपका होता है ठोस, दूसरा होता है गैस, तीसरा आपका द्रव यानी ठोस द्रव गैस। अब आप दो और होते हैं लेकिन आप दो के बारे में नहीं जानते हैं। पहला देखिए क्या होता है? प्लाज्मा। और अगर हम बात करेंगे चौथे की तो चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपका कंडेंसेट और आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं या कहें कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे कि यह कितने टाइप के होते हैं, यानी कौन-कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ठोस की अवस्था यानी ठोस अवस्था। पहला यहाँ पर क्या है आपका ठोस अवस्था है। यहाँ पर हमने तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये आपका पहला है। पहला आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में देखिए क्या होता है कि द्रव की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या हो दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण की बात करें, पत्थर हो जाएगा आपका, लकड़ी हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। जैसे बर्फ क्या है? ठोस जल है। अगर यहाँ पर हम बात करें जो आपका बर्फ होता है, जो जल होता है, इसका जो प्रतीक होगा ये आपका CO2 होगा। यानी जो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं जिसको, वह कार्बन का क्या हो जाएगा? जब यह आपका जल जो होता है वो जल जम करके आपका ठोस अवस्था में हो जाता है तो यह क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म। अब यहाँ पर हम गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में अणुओं की अवस्था व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के कण परस्पर क्या होते हैं? निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविम जालक के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यही कारण है कि ठोस में कणों की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा देखिए आपका क्या है? दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि ठोस का आयतन और आकार जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। वॉल्यूम एंड साइज ऑफ सॉलिड। ठोस के कणों के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, अर्थात इनके मध्य जो होता है वो अंतरा कड़ी अवकाश यानी स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप आपका कणों की जो स्वतंत्र गति संभव नहीं हो पाती तथा ये केवल एक ही निश्चित स्थान पर क्या करते हैं? कंपन ही कर सकते हैं। अतः ठोस का आकार जो व आयतन की बात करें तो यह निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इसके ठोस के जो ठोस के जो अणु होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं। नजदीक क्या? बहुत ही नजदीक होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए क्या है इसमें? संपीड्यता। संपीड्यता में क्या देखिए क्या कह रहा है कि जो अंतरा आणविक जो कण है वो आपका स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस बहुत कम लेकिन संपीड्य या लगभग या कह सकते हैं कि असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का तात्पर्य यह होता है कि दाब लगाकर आयतन को क्या कर सकते? कम करना ही होता है। और चौथा देखिए क्या है? गर्म करने पर प्रसार। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण में क्या होता है? दूर दूर हो जाते हैं, उसके कण होते हैं दूर दूर होता है। अतः प्रसार क्या होता है? प्रसार का अर्थ ही होता है फैलाव। परंतु ठोस के कणों के मध्य जो होता है अंतराकणीय स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसके कारण इसे गर्म करने पर इनके कणों का जो होता है प्रसार बहुत ही कम होता है। अगर हम घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। अंतराकणीय अवकाश बहुत कम होने के कारण इनके जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। अब आपका ये ठोस अवस्था के जो आपके 5 गुणधर्म थे अब वो खत्म हो गए। अब यहाँ पे अगला आता है आपका चौथा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होता है कि द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं निश्चित होता है, वो द्रव कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पानी जल की, जल आपका क्या है? इसका तो अगर जल को किसी पात्र में रखा, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई गिलास लिए हैं, क्या लिए हैं? आप सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है? एक गिलास है, ठीक है? गिलास तो सही नहीं बना है, लेकिन हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। आप चलिए, यहाँ पर हमने एक गिलास बनाया, ठीक? ये आपके पास एक गिलास है और इसमें एक पानी भरा हुआ है, ठीक? अगर आपसे कहा जाए
कि इस गिलास के जो पानी है, ठीक है, इस गिलास का जो पानी है आपको इसकी भगोने में, क्या इसमें डाल देना है, भगोने में डाल देना है। ये आपका फैला हुआ इस प्रकार से आता है, जो गांव की भाषा में आपका कहा जाता है भगोना। क्या कहा जाता है? भगोना इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस पानी को डाला जाता है तो यहाँ पर इसका जो आयतन है, यानी ये जितना पानी इसमें है उतना ही तो पानी इसमें डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से आप एक्स्ट्रा इसमें पानी डाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो इसका आकृति और आकार की बात करेंगे तो आकृति जो होगी, जिसमें आप डालेंगे, जिस पात्र में डालेंगे, वह जो आपका द्रव होता है वो ग्रहण कर लेता है। यही आपका क्या कहलाता है? द्रव अवस्था कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला देखिए क्या कहलाता है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ है आपका द्रव में अणुओं की व्यवस्था। यानी ठोस की अपेक्षा जो होता है में जो अणुओं के मध्य जो दूरी होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण या इसके जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला है आपका द्रव का आयतन व आकार। अब हम बात करेंगे इसके आयतन व आकार के बारे में। अब यहाँ पे जो इसका आयतन और आकार के बारे में देखते हैं क्या होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के जो अणुओं के बीच जो आपका अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो कम होता है, जिसके कारण आपका अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए आपका द्रव के अणु जो होते हैं की गति जो होती है वो गति करने की जो अधिक स्वतंत्र होते हैं। यानी आपका द्रव के जो अणु होते हैं वो गति करने के लिए सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं ठोस की अपेक्षा में। इसी के फलस्वरूप आपका इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिक हो जाती है। उच्च गतिज ऊर्जा के कारण ही द्रव के अणु क्या होते हैं? परस्पर संघात रहने के कारण एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्रवों में जो होता है वो बहने का गुण पाया जाता है, या कह सकते हैं कि तरलता का गुण पाया जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं है रहता है, तथा ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। और द्रव के अणुओं के मध्य जो आपका उपस्थित अंतराणुविक आकर्षण बल होता है वो यद्यपि इतने प्रबल होते हैं कि वे इन अणुओं को द्रव की सीमाओं के भीतर बांध कर रख सके। इसके फलस्वरूप द्रव के अणु जो होते हैं इसकी सीमाओं के भीतर ही अनियमित गति करते रहते हैं, तथा इसी कारण द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। अब देखिए बात करेंगे संपीड्यता की। संपीड्यता में क्या होता है कि द्रव जो होते हैं वो कम संपीड्य होते हैं, क्योंकि ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं में क्या होता है? अंतरा आणविक जो एक स्थान होता है वो अधिक होता है। इसी कारण से ये क्या होते हैं? अधिक संपीड्य होते हैं। और बात करते हैं प्रसरण की। प्रसरण की क्या होता है कि ठोस द्रव जो होता है ठोस की तुलना में अधिक प्रसार जो होते हैं दर्शाते हैं, क्योंकि द्रव के अणुओं में अंतरा आणविक स्थान ठोसों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब बात करते हैं गैसीय अवस्था की। अब देखिए गैसीय स्टेज में क्या है आपका? गैसीय स्टेज में आपका है द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार जो द्रव का आकार होता है वो न तो निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। वो क्या कहलाती हैं? गैस कहलाती हैं। यानी आपका जो उदाहरण की बात करेंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा, इस प्रकार से आपका उदाहरण हो जाएगा। गैसीय अवस्था के जो गुणधर्म है वो आपके निम्नलिखित हैं। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस में अणुओं की व्यवस्था। देखिए अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। गैसों के अणुओं के मध्य जो है अंतरा आणविक बल जो होता है लगभग क्या होता है? नगण्य, तथा अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो बहुत कम होने के कारण ये अनियमित रूप से सभी दिशाओं में क्या कर सकते हैं? बहुत ही तेजी से गति कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, गैसों का जो आकार होता है वो आयतन के बारे में बात करेंगे। गैस के अणुओं की जो सभी दिशाओं में गतिशील होने के कारण इसके जो आकार और आयतन की जो क्या होती है? निश्चित नहीं होते हैं। यह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का यह स्थान वो क्या कर लेते हैं? आपका
ग्रहण कर लेते हैं आकार। अब चलते हैं अगला, देखिए क्या है अगला। आप यहाँ पे देख सकते हैं संपीड्यता की। संपीड्यता में क्या होता है कि गैस के जो अणुओं के मध्य अंतराल आणविक स्थान होता है बहुत ही अधिक होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। अतः दाब में वृद्धि करके गैस के अणुओं को समीप लाया जा सकता है। इसी कारण गैस जो होते हैं अत्यधिक संपीडी होते हैं। अगर देखिए आपको वीडियो काफी लंबा लगे तो आप इस वीडियो को रोक करके आप इसे अगले दिन देख लीजिए या कुछ समय वेट करके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप कहीं पे कोचिंग करते हैं तो कोचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि कोचिंग में भी आपका इसी प्रकार से लिखाया जाता है और बताया जाता है, जो कि हम आपको यहाँ पर अच्छे से बताने और समझाने का प्रयास किया कर रहे हैं। आपको जहाँ पर कहीं भी दिक्कत हो तो वहाँ पर आप उस वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं। देखिए अगर हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं और आपका भी ये कार्य होता है, आपका भी धर्म होता है, कर्म होता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर करें। हमने तो कहा है कि आपका यह जो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, इसका आपको पीडीएफ अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। हम डालेंगे वेबसाइट को, लेकिन आप जितना जल्दी आप इसको दूसरों के, अपने दोस्तों के पास और कहीं पर शेयर करेंगे, उतना ही जल्दी हम आपके लिए आपको अपने वेबसाइट पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो देखिए अब चलते हैं गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। द्रव्य की जो अवस्था होती है वो स्थितिज ऊर्जा के पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अतः गैस की गतिज जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व क्या देखिएगा क्या होता है कि अंतराणविक जो स्थान होता है अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व जो होता है बहुत ही कम होता है। अब देखते हैं अगला क्या है, प्रसरण। प्रसरण में देखिए क्या है कि दुर्बल या हम कहें कि नगण्य अंतराणविक आकर्षण जो होता है बलों की उपस्थिति के कारण गैसें क्या होती है, गर्म करने पर अधिक प्रसारित कर हो जाती है। देखिए ठोस में क्या होता था कि गर्म किया जाता था आपका बहुत ही नाम मात्र का आपका प्रसारित होता था। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कोई जरूरी नहीं है कि प्रसारित हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके वो जो अंतरा आणविक थे वो बल जो था वो उसमें उपस्थित तो था लेकिन बहुत ही नजदीक था। और द्रवों में क्या था, थोड़ी दूर थे। और गैसों में क्या था, आपका जो आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण गैसें क्या होती है, गर्म करने पर ये अधिक अत्यधिक प्रसारित हो जाती हैं। अब देखिए ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त द्रव्य की दो अन्य अवस्थाएं भी होती हैं। हमने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में शुरू होने में कि, और आपको जब इसके टाइप बता रहे थे तभी हमने आपको बताया था। पहला पहला देखिए क्या है, प्लाज्मा। आपका दूसरा देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और देखिए प्लाज्मा क्या होता है, द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा कहलाती हैं। यह अवस्था उद्गम की सुचालक क्या है, उद्गम की सुचालक होती है। और फ्लोरसेंट क्या है, फ्लोरसेंट ट्यूब एवं नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। यानी फ्लोरसेंट और ट्यूब जो होता है आपका और नियान जो होता है, यहाँ पर आपका बल्ब में जो होता है आपका नियान बल्ब में वो प्लाज्मा ही होता है। दूसरा देखिए क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ पर यह क्या होता है, द्रव की वह अवस्था जिसमें अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। अब देखिए आपका अगला क्या है, यहाँ पर देखिए ठोस, द्रव, गैस के बारे में कुछ बताया गया है। आप इसके आधार पर परिभाषाओं को लिख और बता भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम पेन का यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
देखिए, अगर यहाँ देखिए गुड़, इस साइड आपको गुड़ मिलेगा, इस साइड आपको ठोस, इस साइड आपका द्रव और इस साइड आपका गैस। यहाँ पर अगर आकार की बात करेंगे तो ठोसों का आकार निश्चित होता है और द्रव की बात करेंगे तो अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकृति आकार ग्रहण कर लेता है। और गैस की बात करेंगे, यह अनिश्चित होता है, पात्र के जैसा। जिस पात्र में ये रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर ले। आयतन की बात करते हैं, निश्चित होता है ठोस का, और द्रव का भी निश्चित होता है। और गैस की बात करेंगे तो यह गैस में आपका अनिश्चित होता है। क्यों? पात्र के आयतन जितना, अगर जिस पात्र में आप इसको रखेंगे यह पूरे में कवर हो जाता है। अब बात करेंगे घनत्व का। घनत्व देखिए क्या होता है, ठोस में अधिक होता है, द्रव में ठोस तथा गैस के मध्य होता है, और गैस में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऊष्मा का प्रभाव की बात करेंगे तो अल्प मात्रा में फैलाव होता है, अपेक्षाकृत जो अधिक होता है द्रव में, और ठोस द्रव और अपेक्षाकृत अधिक होता है गैसों में। अब दाब की प्रभाव यानी संपीड्यता की बात करेंगे तो ठोस होता है, बहुत कम होता है, ये कह सकते हैं कि नगण्य होता है। और द्रव की बात करेंगे तो ये बहुत ही कम होता है, और गैस की बात करेंगे तो ये बहुत अधिक होता है। क्वथनांक एवं गलनांक की बात करेंगे। गलनांक जो होता है आपका निश्चित होता है, क्वथनांक आपका अनिश्चित होता है द्रव में, और क्रांतिक जो ताप होता है वो सदैव निश्चित होता है गैस में। अगला देखिए क्या है, बहने की क्षमता। अगर हम बात करें बहने की क्षमता की तो बहने का क्षमता जो होता है ठोसों में नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन हम बात करेंगे द्रव की तो द्रव में आपका बहुत ही पाया जाता है, अत्यधिक होता है गैसों में। अंतरा आणविक स्थान की बात करेंगे, ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में मध्य होता है, और अत्यधिक होता है गैस में। विभाजनशीलता की बात करते हैं तो विभाजनशीलता ठोसों में होती है और द्रव में विभाजनशीलता होती है, परंतु बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं। और गैस की बात करें, ना ही इसे विभाजित किया जा सकता है और ना ही इसे बिंदुओं में परिवर्तित होते हैं। अंतरा आणविक संरचना की बात करते हैं तो इनके जो अणु होते हैं, इनके अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा इनके अधिक दूर रहते हैं। और अगर हम बात करेंगे गैस की तो इनके अणु जो स्वतंत्र रूप से तीव्र वेग से गमन करते रहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाओं में जो चेंजेज होते हैं किस प्रकार से होते हैं और कैसे होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका गलन एवं गलनांक। तो देखिए गलन और गलनांक क्या होता है। यहाँ पर आपका गलन गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपका ठोस के जो कण होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक क्या करने लगे, गति करने लगे। तो यह तथा इसके जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो तो ठोस जो होता है वो द्रव में क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। यह जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। वह ताप जिस पर गलन जो क्रिया होता है और संपन्न हो जाता है, यानी अगर आपका जो ताप होता है जिस पर वो गलन यानी जो पदार्थ है आपका गलना खत्म हो जाता है, अब वह उसके बाद आपका नहीं गलता, यानी कह सकते हैं कि वह गलने की जब गल जाएगा अब उसका स्टेज आता है कि वो गैस की अवस्था में परिवर्तन होने का। तो जहां पर आपका वह गलना बंद हो गया और जहां वही आपका कहलाता है गलनांक कहलाता है। अब देखिए आपका अगला है आपका हिमांक एवं हिमीकरण, यानी आपका हिमांक और हिमीकरण क्या होता है। देखिए जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है, यानी अगर आपका किसी द्रव का ताप घटाया जाए तो उसके जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो घटने लगती है, तथा एक निश्चित ताप पर या उससे नीचे उन कणों के मध्य जो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल लगने लगते हैं। अतः अंततः द्रव जो होता है वो ठोस में परिवर्तित होने लगता है। द्रव की जो ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया, यानी जो द्रव होता है जमता है आपका ठोस अवस्था में, यानी ठोस द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है, वह कहलाता है हिमीकरण। जब आपका वह निश्चित ताप पर यानी जिस पर वह क्या हो यह क्रिया होती है, जिस ताप पर यह क्रिया होती है वह क्रिया कहलाता है हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अब देखिए आपका अगला क्या आता है, यहाँ पर हमने आपको अलग भाषा के रूप में इसको बताया है। तो देखिए हिमांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु
द्रव जो होता है जल अवस्था में बदल जाता है, या कोई द्रव जमने लगता है, उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जल के लिए हिमांक बिंदु जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस और उससे कम जो ताप पर जल का जमना शुरू हो जाता है, वही आपका जल में बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे हिमीकरण की। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से क्या होता, ठोस अवस्था में बदलता है। तो यह जो द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन करने की जो क्रिया होती है, वही हिमीकरण कहलाता है। अभी हमने वही आपको बताया है भाषा के रूप में, हमने आपको पहले बताया, फिर यहाँ पर इसको आपका जो आपका नोट के माध्यम से था उसको हमने आपके सामने लाया। अब देखिए यहाँ पर आपके उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपका अगला आता है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। जो ऊर्ध्वपातन है एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से क्या हो, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी आपका अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, उसको जलाया जाए या कुछ भी किया जाए तो वह आपका क्या हो, ना ही द्रव अवस्था में बदले और सीधे वो गैसीय अवस्था में बदल जाए। अगर जैसे आप कोई बात करेंगे कपूर को, कपूर आपका क्या होता है, ठोस अवस्था होता है, तो वहां पर ये यह सीधे आपका क्या हो जाता है, वो क्या द्रव में बदलता है? नहीं, सीधे वह गैस अवस्था में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती दूर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, कपूर का ठोस अवस्था हमने आपको बता दिया है। अब देखिए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या है आपका कि क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की जो सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की जो क्रिया होती है वही वाष्पीकरण कहलाती है। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक हैं वो निम्नलिखित है। पहला क्या है, द्रव में कार्यरत अंतराकणीय बलों की जो प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कम हो जाती है। द्रव की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तीसरा देखिए क्या होता है, तापमान या वायु की जो गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। चौथा देखिए क्या है, वायुमंडल में जो आर्द्रता में वृद्धि होने पर भी आपका वाष्पीकरण की जो दर होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर देखिए क्या है। डिफरेंस ऑफ बिटवीन इवोप्रोसेशनल इवोपोरेशनल बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग। अब देखिए वाष्पीकरण और कथन में यहाँ पर अंतर है। देखिए जब भी आपका अंतर पूछे तो यहाँ पर आप वाष्पीकरण एक साइड, दूसरी साइड आपका क्वथन। यहाँ पर यह केवल द्रव के सतह पर होता है। अब क्वथन देखिए क्या हो, यह संपूर्ण द्रव में होता है। वाष्पन की क्रिया जो देखिए क्या होता है कि आपका प्रत्येक ताप पर होती है, लेकिन क्वथन में क्या होता है, यह निश्चित ताप पर ही होता है। आपका चौथा देखिए क्या है, तीसरा, वाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में जो वाष्पन में कमी हो जाता है वो आपका, लेकिन क्वथन में क्या होता है, वाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। जो वाष्पीकरण का जो वाष्पीकरण जो होता है वो एक मंदन प्रक्रिया है, लेकिन क्वथन जो होता है एक तीव्र प्रक्रिया है। अगला देखिए क्या है आपका, अगला है वाष्पीकरण के प्रभाव। और देखिए वाष्पीकरण के प्रभाव में देखिए क्या है, यहाँ पर वाष्पीकरण के जो प्रभाव है निम्नलिखित है, यहाँ पर आपको दिया गया है। गीली चादर को जैसे आपको धूप में सुखाना है, जल्दी सूख जाए, तो गीली चादर को धूप में फैलाने पर ताप एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की जो दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अतः गीली चादर जो होती है शीघ्रता से सूख जाती है। दूसरा आपका क्या है, पानी से भरे मिट्टी के घड़े के बाहरी सतह पर जल के जो अणुओं की प्रकट होना या पानी से भरे मिट्टी के घड़े से जल के अणुओं के वाष्पीकृत हो जाने के कारण तेज जो बचे जल का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः जो वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है इसके संपर्क में आकर ही क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, तथा हमें घड़े के जो बाहर जल की बूंदे के रूप में हमको दिखाई देने लगता है। और तीसरा देखिए क्या है आपका, स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होने लगता है।
अत्यधिक वाष्पशील, बहुत ही अधिक वाष्पशील द्रव है। इसे हथेली पर रखने पर इसके कण जो होते हैं शीघ्रता से हमारी हथेली से ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें शीतलता का अनुभव होता है। चौथा देखिए क्या है, गर्मी में सूती कपड़े जो होते हैं पहनने से वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव होता है। गर्मियों में देखिए क्या होता है, सूती के जो कपड़े होते हैं वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके जो पसीनों को सोखने की क्या होती है, उच्च क्षमता होती है। गर्मी के कारण जो पसीना होता है वाष्पीकरण के कारण ये गुप्त ऊष्मा के बराबर उस ऊष्मा हमारे शरीर से लेकर के वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, अतः हमें शीतलता का अनुभव होता है। पांचवा देखिए क्या है कि तेज धूप वाले दिन छतों व खुले स्थानों पर जल का जो छिड़काव होता है, तेज धूप वाले गर्म दिनों में लोग सामान्यतः क्या होता है, छतों तथा खुले स्थानों पर जल का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि जल की जो वाष्पीकरण के कारण जो वह सतह जो होती है वो शीतल हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमने इस पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत हुआ हो, ना समझ में आया हो, तो इसे आप फिर से रिवर्स जा करके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट नोट के माध्यम से आपको बताया है। इस वीडियो को बनाने में, इस कंटेंट को क्रिएट करने में काफ़ी समय लगा है। तो आप सभी लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको कंटेंट हमारे बनाए हुए आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को, इस कंटेंट के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर तक तो अगर आप आ गए हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको यह कंटेंट पसंद आया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा आपका सेकंड चैप्टर का, सेकंड चैप्टर रहेगा, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, फिर आपको दो दो चैप्टर करके सभी का आपको कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए आपको मैथ का भी यहाँ पर हम शुरू कर देंगे, मैथ का और फिजिक्स विज्ञान का आपको यहाँ पर बताया जाएगा।